तो हमारा क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो स्टार्ट करते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर का वायर है हमारे पास, ठीक है। कैरीज करंट 3.14 एम्पियर, ठीक है। इतना करंट उसमें फ्लो कर रहा है। इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप। इन्होंने 2 मीटर के वायर को एक स्क्वायर लूप में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो ये हो गई हमारे पास स्क्वायर लूप, ठीक है। प्लेन ऑफ दिस लूप मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द यूनिफॉर्म फील्ड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ 8 टेस्ला। और हमसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 8 टेस्ला की है, ठीक है। देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लूप इज, और हमसे पूछ क्या रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखिए इसको पहले तो वायर था 2 मीटर का, इसको कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर लूप में, है ना। अब ये कह रहा है स्क्वायर लूप जो है हमारी, यानी इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इसका जो प्लेन है इनके और इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। और हम मान लेते हैं इसका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, यूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये 8 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसके बीच का एंगल इधर, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। एरिया वेक्टर निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। एरिया वेक्टर यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। इसमें हमारी जो कर्लिंग फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है और थंब हमारा एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जैसे कि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो यानी करंट ऐसे, और ये थंब किधर आया बाहर की तरफ आया, तो एरिया वेक्टर हमारा इधर हो जाएगा। इसका मतलब ये एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से बाहर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इनके और इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये हमारा 60 डिग्री होगा, है ना। ये हमारा 60 डिग्री हो गया, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। और हम हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल रखते हैं, ना कि प्लेन का, समझे। हमको हमेशा क्वेश्चन में 30 डिग्री गिवन होगा, लेकिन हमें ये एरर करने के लिए, गलती करने के लिए दिया जाता है। हमको रखना क्या होता है 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना, क्या है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पहली चीज़। अब देखिए, अब जैसे ये रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए ये स्क्वायर लूप ऐसे रखी है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, समझाने के लिए रेजर है सिर्फ, ठीक है। अब देखिए करंट इसमें इधर गई, अगर करंट इधर गई तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ 180, है ना। देखिए इन दोनों के बीच का एंगल 180 आया है, और इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर आई इधर की तरफ, है ना। ये क्या आएगा जो पाम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फोर्स को। तो यहाँ पे क्या है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स आया, याद रखिएगा यहाँ पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स आया है। अब ये करंट इधर फ्लो कर रही है ना। तो जब करंट इधर गई मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर है, और एंगल कितना हुआ 0, ठीक है। यहाँ का 0 आया, यहाँ का 0 आया, यहाँ पे क्या आया 90 डिग्री, है ना। अब देखिए यहाँ पे करंट इधर जाएगी, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो इधर जाएगी, करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो पाम किधर आया नीचे, तो इस बार मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए, देखिए जो टॉर्क होता है ना वो होता है BI NA साइन थीटा, ठीक है। ये आता कहाँ से, टॉर्क बेसिकली देखिए फॉर्मूला इसका ये है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लूप का होता है NIA। N जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, I करंट होता है, A एरिया वेक्टर होता है, और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा टॉर्क क्या आया NIA साइन थीटा। आप सोच रहे होंगे टॉर्क क्यों ले रहे हैं, देखिए वर्क होता है टाउ डी थीटा, हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं किसी एंगल से 0 से थीटा, ठीक है। वर्क हमें पता चल गया,
तो हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, वर्क जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और ये वर्क भी सिंपल वर्क नहीं है, ये है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों निकाल रहे हैं। देखिए, वर्क पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क निकालेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड ना करें, जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करें, वो कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और नॉन कंजर्वेटिव कौन से, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल हो गया, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए, हमको यहाँ से वर्क पता चल जाएगा अगर हम इसको लिख लें, टाउ हमने यहाँ से ये निकाला, NIA/B साइन थीटा। अब हमने ये साइन थीटा लिख दिया तो ये क्रॉस हट जाएगा। अब इसको लिखेंगे BINA साइन थीटा। जब तक साइन थीटा हमने नहीं लिखा तो ये क्रॉस आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लें NIA साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर लें 0 से थीटा तक। देखिए, नंबर ऑफ टर्न क्या हो रहा है, कांस्टेंट, करंट क्या है कांस्टेंट, एरिया है क्या कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, है ना, NIA कॉस थीटा आ गया हमारा। ठीक है, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ये माइनस इधर भेज दें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस वर्क के बराबर। तो हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो गई -W, और वर्क क्या आया, -NIA कॉस थीटा। एक मिनट, यहाँ पे B हम लोगों ने गायब कर दिया, ये B। ठीक है, B आ गया। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, BINA कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, B गिवन है, कितना है 8, करंट कितना है 3.14, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, देखिए एक लूप है तो नंबर ऑफ टर्न्स 1, एरिया देखिए स्क्वायर है तो इसकी सारी लेंथ क्या है, बराबर होंगी, L डैश L डैश L डैश L डैश मान ले। 4L डैश किसके बराबर होगा, 2 मीटर के, क्योंकि 2 मीटर का वायर था ना, उसी से हमने लूप बनाया। तो L डैश कितना हुआ, 2/4, यानी 1/2। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों बराबर ही हैं, इसका मतलब हाफ का स्क्वायर यानी 1/4, है ना, 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ जाएगा। कॉस कितना लेंगे, 60 डिग्री। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये देखिए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेना होता है हमें, यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है फॉर्मूले में ही। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो ये 4 2 8 हो गया, 2 इंटू 3.14 इंटू कॉस 60 का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 3.14, ये आ गया जूल। ये तो हमारा आंसर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इतनी आई। लेकिन अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि ये वर्क माइनस का कैसे आता है। देखिए, जब एक स्प्रिंग है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना, कहीं से भी क्लियर हो। ये रेस्ट में मतलब ऐसे ही इनिशियल कंडीशन, ना स्ट्रेस्ड है ना कुछ। अब कुछ समय बाद हमने इसको खींच दिया, कुछ ऐसे आ गई, ये इसकी इनिशियल लेंथ थी, ये इसकी फाइनल है आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब देखिए, जो हम इसको खींचेंगे तो इसको बाहर की तरफ खींचेंगे ना, तो फोर्स कहाँ लगाएंगे, इधर की तरफ लगाएंगे ना। तो एक्सटर्नल फोर्स हमने किधर लगाया, इधर, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, क्योंकि ये हमने लगाया है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स वो जो पाथ पे डिपेंड ना करे। अब देखिए, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया है हमने। ठीक है, अब जब ये खिंच गई स्प्रिंग पूरी या आधी जितनी भी आपने खींची, ठीक है, अब ये स्प्रिंग क्या करेगी, अब
अपनी इनिशियल पोजीशन अटेन करने की कोशिश करेगी। तो स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ लगेगा, जब वो इनिशियल पोजीशन आएगी इसका मतलब ये अंदर की तरफ दबेगी। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। अब देखिए वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स, डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा आ गया। अब देखिए वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ये है, बाहर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ है, तो एफ डॉट डी एक्स एंगल कितना आया इन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा एफ डी एक्स। एक्सटर्नल फोर्स में यह है। अब देखिए जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, इसमें स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर की तरफ, तो ये क्या आया, कॉस कितना आया 180, कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एफ स्प्रिंग डी एक्स, माइनस आया ना, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क क्या आया, निगेटिव आया ना। इससे हमें क्या पता चला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विच इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जगह अप्लाई होगा, इसलिए ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था पर ये आपके काम आएगा। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी होती है कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने की वजह से, पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो वैल्यू बदलती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, आंसर ये आ ही गया है, सब कुछ समझ आ गया होगा आपको। कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।